वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट की परीक्षा में 120 प्लस अंक स्कोर करने के लिए सुपर टेट सफलता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 6 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 5 सेट डिस्कस किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। और उनके पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखिए, सुपर टेट के सिलेबस में आपका जो करंट अफेयर्स है उसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 30 अंक में जो जीके भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो उसमें करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे पुरस्कारों से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, ठीक है, चर्चित व्यक्ति, इस तरह से कैटेगरीज दी हुई हैं। तो हमारी एक सीरीज और चल रही थी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम करंट अफेयर्स को थ्योरी वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो उसको रिज्यूम करेंगे आज हम। तो आपके सिलेबस में खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर्स साफ साफ मेंशन किए गए हैं, तो आज हम उसी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अलावा रहेगी वो, साथ ही मैथमेटिक्स की क्लास भी रिज्यूम करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आज हम शॉर्टकट से भी बेसिक दोनों मेथड से उसको अपने इस कोर्स को फिर से शुरू करने वाले हैं। वहीं आगे से जहां हमने छोड़ा है, 5 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं मैथ्स के। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, सबकी प्लेलिस्ट बना करके रख दी है हमने। तो खेलकूद वाले वीडियो से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे आपसे। तो हमारा जो है वो थ्योरी वाइज भी हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कर रहे हैं। दोनों से ही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, दोनों जगह क्वेश्चंस नए ही मिलेंगे आपको, नए एकदम। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, वीडियो को कीजिए लाइक आप अभी। सवाल नंबर पहला कुछ इस तरह से है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से पूछता है कि कौन सा सही नहीं है, तो उसमें आपको ये लगा लीजिए कि उस टॉपिक से संबंधित आपके पास लगभग सभी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे और एक गलत वाला है। गलत वाला आपको सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन सही होने का मतलब है आपको उस टॉपिक की जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम अपने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जितने भी सेट्स हमने करवाए हैं, उनमें हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि एक क्वेश्चन से संबंधित 4 से 5 फैक्ट आपके पास होने जरूरी हैं, जो इस तरह से भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। हम एससीओ की बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब इसका स्थापना वर्ष और जो इसका हेडक्वार्टर है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना हुई थी शंघाई में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम एससीओ नहीं था। शुरुआत में देखिए क्या था, शुरुआत में 5 देश थे। एक तो चाइना, चीन, दूसरा रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इन 5 देशों ने मिलकर के 1996 में, वर्ष 1996 में इन 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसको नाम दिया गया शंघाई 5। शंघाई 5 में ये सदस्य हुआ करते थे। और साल 2001 में एक नया देश और इसमें शामिल हो गया। साल 2001 में उज्बेकिस्तान ने इस शंघाई 5 नाम के संगठन में प्रवेश किया, और जैसे इसने प्रवेश किया, इसका नाम 2001 में क्या कर दिया गया, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ध्यान से सुनिए, किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस तरह की परीक्षाओं में, वो ये बनते हैं। एक तो उसका हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे, उस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ, उसकी स्थापना कहाँ हुई। दूसरा क्वेश्चन, उसके कितने देश सदस्य हैं, ठीक है। अगर उसमें उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत अगर सदस्य है, तो ये भी पूछ लेगा कि भारत इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य नहीं है, नहीं करके पूछेगा, ठीक है, या है करके पूछेगा। तो एक क्वेश्चन ये फ्रेम होता है। अब बात करेंगे, क्या भारत एससीओ का सदस्य देश है कि नहीं है, ठीक है। तो भारत ने कब ज्वाइन किया इसको, तो भारत ने कब ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान दोनों साल 2017 में एससीओ के सदस्य बने। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य होने का दर्जा इन्होंने प्राप्त किया। तो इस सवाल का आंसर दे सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या कितनी हुई, टोटल 8 कंट्री हैं। एक एक को मेंशन कर दिया गया है, कब किसने ज्वाइन किया है। देखो यहां से अपने इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शंस हमने वेरीफाई करने हैं, अभी 3 करने हैं, चारों ही करने हैं वेरीफाई। तो अब देखो कितने क्वेश्चंस अभी तक जितना हमने डेटा डिस्कस किया है इसके बारे में कितनी सही हैं।
भारत एससीओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। अभी देखा है, ये तो इसका सदस्य है, अगर हमें पता होगा तो ये आप लगा पाएंगे। तो इसमें बोझा है, इसमें सही नहीं वाला बोझा, जो सही नहीं है। तो ये जो है भारत तो इसका सदस्य है, इसका मतलब ये क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन थी, एससीओ में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। ये बात तो सही है, बट हमें सही वाला नहीं बताना है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन इसमें वेरीफाई होगी। अब बात करते हैं 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा। 19वां शिखर सम्मेलन इसका बिश्केक में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों को और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन जो बनता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर, कि इनके जो सम्मेलन होते हैं, समिट्स जो होती हैं हर साल, उन पर बनता है। तो अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में इसका 20वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, रशिया में। रशिया ने क्या है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और 19वां जो हुआ था 2019 में, ये किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक में हुआ है। तो हम अपने सवाल पर अगर हम देखें, तो उसमें दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट में कि इसका 19वां शिखर सम्मेलन बिश्केक में हुआ है। बिल्कुल ठीक है वो। और इसका 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, रशिया में। तो इस सवाल की सारी जानकारी आपके पास आ गई। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया, ये सही है। और 20वां शिखर सम्मेलन रशिया में हो चुका है नवंबर महीने 2020 में, है ना। तो इसमें जो सही नहीं है, ये क्या है, भारत इसका राष्ट्र है, जबकि इसमें बोला नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर आज का सेकंड देखेंगे। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस योजना का नाम है कृषि उड़ान योजना। इसका नाम होगा कृषि उड़ान योजना। जो वित्त मंत्री हैं सीतारमन जो हैं, इन्होंने बजट 2020-21 वाले सत्र के जब ये पास हुआ था ये बजट, तो इसमें जो है इस योजना का प्रस्ताव रखा था इस बजट में 2020-21 वाले में, कि देश के किसानों को इससे क्या लाभ मिलने वाला है इस कृषि उड़ान योजना से। इसके अंतर्गत जो किसानों की फसल होंगी उसको एक विशेष प्रकार के विमानों के द्वारा बहुत कम समय के अंदर जो है बड़ी बड़ी बाजारों में पहुंचाया जा सकेगा। यह ऐसे समझ सकते हैं कि इस योजना में जो किसान होंगे उनको ये जो है एक तरीके से हवाई उड़ान और जो कृषि रेल के द्वारा जो है किसानों की फसलों को एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से और कम समय में ले जाया जा सकेगा, जिससे उनकी फसल जल्दी खराब ना हो और किसानों की जो फसल है उनको टाइम से जो है बाजारों में पहुंचाया जा सके। इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बैलेंस रहेगी। जैसे आपको पता होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत की 100वीं कृषि रेल का उद्घाटन किया है ना। सवाल का आंसर हो जाएगा कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एंड व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ की हैं ग्रीन और व्हाइट टी, इसको याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल। तो यह ऑप्शन में आपको दार्जिलिंग भी मिल सकता है, क्योंकि दार्जिलिंग टी एसोसिएशन ने ही जो है जो पहाड़ी क्षेत्र की ग्रीन और व्हाइट टी है इसको जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 कहां पर की गई है, इसका थीम भी पूछ सकता है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020 कहां की गई। नई दिल्ली में। जो वेन्यू था इसका इंडिया हैबिटेट सेंटर IHC न्यू दिल्ली में इसका जो है सम्मेलन किया गया था, और इसका थीम था टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2019 का है। हाल ही में चेनानी नशरी सुरंग, जो चेनानी नशरी सुरंग है इसका नाम चेंज किया गया था, और इसका नाम सुरंग का किस राजनेता के नाम पर किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में है ये सुरंग। अगर आपसे पूछे, जम्मू कश्मीर में NH24 है ये। जम्मू कश्मीर में NH24 पर भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, इसका नाम है चेनानी नाशरी। तो इसका नाम जो है इस सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। गलत, ये नेशनल हाईवे 24 नहीं है, ये नेशनल हाईवे 44 है एक्चुअली। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग, नेशनल हाईवे 44। तो देखिए इस सुरंग का नाम, दूसरा नाम है पटनी टॉप सुरंग भी इसको कहा जाता है। इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर और ये जम्मू कश्मीर में जो उधमपुर जिला है, उधमपुर जिले में है कौन? चेनानी। और जो रामबन जिला है जम्मू कश्मीर का, इसमें जगह है कौन सी? नासरी। इन दोनों को कनेक्ट करती है ये सुरंग। तो ये किसके नाम पर होगी? चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये मार्च 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसने विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दिया गया है? तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। तो ये हैं बॉब वेटन। बॉब वेटन कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के। इनकी उम्र जो है अगर हम बात करें कब तक की है ये उम्र? 30 मार्च 2020 तक इनकी एज 112 वर्ष 1 दिन थी और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। साथ ही अगर हम बात करें चितेसु वातानबे, ये जापान के हैं, ये जापान के हैं। एक्चुअली इनसे पहले जो है यही थे, इनकी लेकिन मृत्यु हो चुकी है। तो अब कौन है? बॉब वेटन है। यानी हम कह सकते हैं बॉब वेटन के पहले जो चितेत्सु वातानबे हैं जापान के, ये वाला रिकॉर्ड इनके नाम था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 2020 को, 23 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। जिसके बाद में मार्च में जो है ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। सवाल नंबर अगला, चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, अगला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में पीएनबी में एक बैंक थी ओबीसी, तो याद रखेंगे इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर दो बैंकों का विलय हुआ है इसमें, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जी हां ओबीसी बैंक जिसे आप कहते हैं, यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसमें शामिल की गई है। और एक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई। इन दोनों बैंकों को मर्ज करके अब किस में मिला दिया गया? इनका विलय करके पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। और 1 अप्रैल से ये जो है ये दोनों बैंकें इसकी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी एंड सी सही है। ओबीसी बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक अब किसका हिस्सा है? पंजाब नेशनल बैंक का। क्वेश्चंस के नंबर आज इधर उधर हैं, इनसे थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, लेकिन जब पीडीएफ आपको मिलेंगे तो ये नंबर एक सीरियल में मिलेंगे आपको। सवाल नंबर अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उम्मीद, ये क्या है? एक उम्मीद पहल है, इसका शुभारंभ किया गया। कौन से मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है? इसको याद रखिएगा। इसकी एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है उम्मीद की, और इसका अगर आप बात करें मंत्रालय की तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ये भी जान लीजिए, किस क्षेत्र से संबंधित है ये। फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है इसका। इसका फुल फॉर्म होगा यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस वक्त के जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान या फिर साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था, इस उम्मीद पहल का। इस पहल का एक टैगलाइन है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम से इलाज बेहतर है। इसके उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसके सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने विचार इस उम्मीद पहल पर रखे थे कि नवजात शिशु जो होते हैं, नवजात शिशुओं में जो अनुवांशिक रोग होते हैं, जो माता पिता से आगे ट्रांसफर हुए होते हैं, उन रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता करने के लिए, फैलाने के लिए इस पहल को आरंभ किया गया है। और इसमें जो है उम्मीद के द्वारा जो नवजात शिशुओं के माता पिता हैं उनको जागरूक किया जाएगा, ठीक है। और उनके बच्चे जो होंगे उनको अनुवांशिक बीमारी से बचाने के लिए उनको समझाया जाएगा या बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। असम सरकार के द्वारा कब ये फैसला लिया गया कि फिर से सुनते हैं इसको। असम सरकार के द्वारा कब तक फैसला ये लिया गया है
कि 2 से अधिक बच्चों वाले जो व्यक्ति होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं, तो ये तो ठीक है। अगर माता पिता हैं और बच्चे 3 हैं या बच्चे 4 हैं, ठीक है, तो इस फैमिली में जो है किसी को भी जॉब नहीं दी जाएगी। और ये कब से लागू की जा रही है, तो इसको याद रखिएगा, ये 1 जनवरी 2021 से। यानी असम के अंदर जिन माता पिता के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो जो है 1 जनवरी 2021 के बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया था? अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है उड़ीसा गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है यूनिसेफ के साथ में कोलैब करके राज्य में जो है उड़ीसा के अंदर जो है ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रोग्राम, ये प्रतियोगिता है जिसका नाम है मो प्रतिभा, ये शुरू की थी। और इसमें जो है सांस्कृतिक प्रतियोगिता है ये मो प्रतिभा, इसमें लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर बिजी रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें बहुत सारी इस प्रतियोगिता में बहुत सारे इवेंट्स रखे गए थे, जैसे पेंटिंग है ना, पेंटिंग है, छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएम्स वगैरह, ये सब लिखना और इनमें पार्टिसिपेट करना। तो ये मो प्रतिभा किसने शुरू किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में जो सभी रैंक के कर्मी होंगे उनको जो रिटायरमेंट दी जाएगी, सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल डिसाइड की है? तो कितने साल में अब रिटायरमेंट मिलेगा अर्धसैनिक बलों को? तो 60 वर्ष। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के जो कर्मी हैं उनको सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल तय कर दी है। ऑप्शन ए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, सुपर 30 योजना का संबंध किस राज्य से है? अगर हम इसकी बात करें तो उत्तराखंड में जो 30 मेधावी छात्रों को आईआईटी जैसे संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए निशुल्क कोचिंग कह सकते हैं आप, या निशुल्क तैयारी करवाने के लिए राज्य द्वारा सुपर 30 योजना शुरू की गई। कि कौन से राज्य के द्वारा? उत्तराखंड की बात चल रही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसको याद रखेंगे, जो रेलवे पुलिस फोर्स है, यह रेलवे सुरक्षा बल जो है, इन्होंने जो रेलवे परिसर है, रेलवे प्रीमाइसेस जो है, उसमें पार्किंग के लिए या नो पार्किंग जोन में जो लंबे समय से कई वर्षों से 5-6 सालों से वाहन खड़े हुए थे, उनको हटाने के लिए एक तरीके से या उनके सत्यापन के लिए एक कोड डेवलप किया है। इसको नाम दिया गया है, क्या है? ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो किससे संबंधित है ये? पार्किंग से संबंधित है। किसकी? रेलवे की। चलिए, तो आज के इस टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी करेंगे अगले में हम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।